कंप्यूटर साइंस में डीबीएमएस सब्जेक्ट से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस या टॉपिक में से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ईआर मॉडल, जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। जिससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती है उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हम देखेंगे, ठीक है। इस वीडियो का पार्ट 2 भी आएगा, लेकिन आज के वीडियो में मोस्ट ऑफ द चीजों को कवर कर लेंगे। तो ये ईआर मॉडल होता क्या है? तो ये क्या होता है, एक स्ट्रक्चर्ड वे प्रोवाइड करता है टू डिजाइन डेटाबेसेस बाय डिफाइनिंग एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स एंड सो ऑन। तो हम सिंपल लैंग्वेज में इसको समझते हैं। हमें क्या करना है कि किसी भी एक, सपोज मान लो आपको क्या करना है, एक कॉलेज का सॉफ्टवेयर बनाना है, ओके। तो अब ऑब्वियसली आप कॉलेज में स्टूडेंट्स की डिटेल को स्टोर करोगे, टीचर्स की, फैकल्टी की, डिपार्टमेंट की डिटेल्स को स्टोर करोगे, मे बी आप बुक की डिटेल्स को स्टोर करो, और जो भी वहां पे इक्विपमेंट्स हैं, फैसिलिटीज हैं, उनकी डिटेल्स को स्टोर करो, ठीक है। तो उन सभी के लिए आप क्या करोगे, अलग अलग टेबल्स को क्या करोगे, लोगे, ओके ना। तो अब अगर आपको कोई भी इस तरह की डिजाइन करनी है तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक ब्लूप्रिंट प्रिपेयर करना पड़ेगा कि भाई कौन से टेबल का कौन सी टेबल के साथ में कनेक्शन हो सकता है, कौन सी टेबल में कौन कौन से कॉलम्स हमें लेने हैं, ठीक है। तो वो जो ब्लूप्रिंट आप तैयार करोगे वही क्या होते हैं, मॉडल। मतलब एक मॉडल को फॉलो करके हम क्या करते हैं, उन ब्लूप्रिंट्स को तैयार करते हैं। उनमें से एक जो मॉडल है वो क्या है, ईआर मॉडल है, जिसका फुल फॉर्म होता है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, ओके। जैसे आप क्या करते हो, घर का डिजाइन बनवाते हो आर्किटेक्ट से, तो वो क्या करता है, अलग अलग जैसे रूम्स, देन रूम दो रूम्स के बीच में डोर कहाँ पे आने वाला है, कहाँ, और डोर के लिए कौन से साइन को यूज किया जाएगा, कितने विंडोज होंगी, तो वो क्या करता है, आपको पहले ब्लूप्रिंट रेडी करके देते हैं, ठीक है ना। तो उसी तरह से फाइनल डिजाइन से पहले हम भी क्या करते हैं, ब्लूप्रिंट बनाते हैं, जिसके लिए कुछ रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ता है। और उनमें से एक होता है हमारा ईआर मॉडल, जिसका नाम जैसे कि मैंने बताया एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है। अब ये सारी क्या चीजें होती है, एंटिटीज क्या होती है, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप क्या होता है, वो सारा हम आज के वीडियो में समझेंगे, ठीक है। अब ये सिंपल को समझाने के लिए एक छोटा सा मैंने ईआर डायग्राम बना के रख रखा है, ताकि आप इस कंसेप्ट को इजीली कैप्चर कर सको। इसकी सारी डिटेल्स हम समझेंगे, लेकिन एक एज अ रेफरेंस मैंने बना रखा है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने अलग अलग तरह की शेप्स लिए हैं। ये रेक्टेंगल लिया है, यहाँ पे मैंने क्या लिया है, ओवल शेप लिया है, ठीक है। इसके बाद में ये जो है, ये क्या है, डॉटेड है, और ये क्या है, डबल एलिप्स है। इसको मैंने खुद से मैन्युअली बनाया है, अदरवाइज नॉर्मली जैसे ये एलिप्स बनते हैं वैसा ही बनता है, ठीक है। तो ये क्या है, डबल एलिप्स है। इसके नीचे जो है ये अंडरलाइन आ रही है, यहाँ पर भी क्या है, अंडरलाइन आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे अंडरलाइन नहीं है, वो बाय मिस्टेक आ गई है स्पेलिंग की वजह से, ठीक है। तो अब ऐसा क्यों हो रहा है, इनके पीछे क्या रीजन है, ये डायमंड सिंबल है तो आखिर क्यों है, ठीक है। तो ऐसी और इससे अलावा भी काफी चीजों को हम क्या करेंगे, समझने वाले हैं आज के वीडियो में, ओके। तो सबसे पहली जो हमारी टर्म होती है वो क्या होती है, एंटिटी होती है। एंटिटी क्या होती है, कोई भी रियल वर्ल्ड थिंग होती है। लाइक आप पर्सन को ले लें, अगर आप एम्प्लॉय को ले लें, अगर आप टीचर को ले लें, अगर आप एक स्टूडेंट को ले लें, तो ये सारी क्या है, एंटिटी। मतलब जिसके बारे में हम क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर करेंगे, जिसके बारे में हम एक टेबल बनाएंगे, ओके। तो वो क्या होती है, एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट होती है, जिसकी खुद की क्या होती है, आइडेंटिटी होती है। अगर हम डेटाबेस के कंटेक्स्ट में देखें तो मतलब हम जिसके बारे में इंफॉर्मेशन को स्टोर करना चाहते हैं उसको क्या बोला जाता है, एंटिटी बोला जाता है। एंटिटी सेट क्या होता है, तो ऐसी बहुत सारी एंटिटीज का कलेक्शन क्या हो जाता है, एंटिटी सेट होता है। अगर मैं एक एम्प्लॉय की बात कर रही हूँ, मतलब वो एम्प्लॉय क्या है, एक एंटिटी है। अगर मैं एक टेबुलर फॉर्म में उन सभी एंटिटी, सारी एम्प्लॉयज की डिटेल को स्टोर कर रही हूँ, मतलब वो क्या हो जाएगा, एंटिटी सेट, एम्प्लॉय का एक सेट हो जाएगा, ठीक है। तो एंटिटी सेट कलेक्शन और ग्रुप ऑफ सिमिलर एंटिटीज, एक जैसी एंटिटीज का कलेक्शन क्या कहलाता है, एंटिटी सेट कहलाता है, ठीक है ना। इसके अलावा जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिख रखा है, अगर पर्सन एक एंटिटी है तो वो सारा, वो पूरा सेट जो सारे पर्संस को स्टोर कर रहा है, अगर मैं कॉलेज की बात करूं, स्टूडेंट एक एंटिटी है, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट्स का सेट क्या हो जाएगा, एंटिटी सेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ एंटिटी, एंटिटी सेट। एंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है रेक्टेंगल का, जैसे कि आप इस वाले ईआर डायग्राम में देख सकते हैं। स्टूडेंट एक एंटिटी है, ठीक है। इसी तरह से कोर्स एक एंटिटी है, तो इनके लिए हमने रेक्टेंगल का यूज किया है। तो पहला वाला जो कंसेप्ट है वो आपका क्लियर हो चुका है, ओके। इसके बाद हम आते हैं अगला। अब एंटिटीज जो होती है ना, वो भी क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग एंटिटीज भी होती हैं और वीक एंटिटीज भी होती हैं। अब भाई एंटिटीज कैसे, एक पर्सन कैसे वीक या स्ट्रॉन्ग हो सकता है, तो यहाँ पे पर्सन वीक या स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता है। देखो स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या होती है, जिसे हम यूनिकली उसके एट्रीब्यूट से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। It has its own primary key that distinguishes it from other instances of the same entity type. मतलब कि उसकी खुद के, जैसे हम स्टूडेंट की बात करें तो उसका एक रोल नंबर है या उसका नाम या कुछ भी है, जैसे रोल नंबर ही ले लेते हैं।
जो कि उसको दूसरे स्टूडेंट से क्या करता है, अलग करता है। तो उसकी खुद की क्या है, एक आइडेंटिटी है, ठीक है ना। तो अब बात आती है कि वीक एंटिटी क्या होती है। तो वीक एंटिटी वो एंटिटी होती है दैट कैन नॉट बी यूनिकली आइडेंटिफाइड बाय इट्स एट्रीब्यूट्स अलोन, ओके, जिसको हम उसके एट्रीब्यूट से ही ओनली नहीं पहचान सकते। अब कैसे नहीं पहचान सकते, मतलब ये क्या कंसेप्ट है। तो देखो, मान लिया कि स्टूडेंट एक एंटिटी है, ठीक है। अब यहां पे हमने सपोज एक और एंटिटी ले ली, पेरेंट। क्या ले ली हमने, पेरेंट नाम की एक एंटिटी ले ली, ठीक है। अब पेरेंट्स का तो इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस होता है, लेकिन अगर हम एक कॉलेज का डेटाबेस बना रहे हैं तो उस केस में पेरेंट का एग्जिस्टेंस तभी होगा जब वो स्टूडेंट ने कॉलेज में एडमिशन, स्टूडेंट कॉलेज में होगा तो ही वो पेरेंट का क्या होगा, एग्जिस्टेंस होगा। तो मतलब ये किस पे डिपेंड कर रही है, स्टूडेंट पे। इसी तरह से अगर हम बात करें कि बैंक का किसी का इंश्योरेंस वगैरह कुछ है, ठीक है, तो एक तो हो गया उसका ऑनर, ठीक है ना, मतलब जिसका इंश्योरेंस है, ठीक है। एक और क्या हो गया, नॉमिनी हो गया। तो वो नॉमिनी कब होगा, जब कोई उसका ऑनर होगा, ठीक है। इसी तरह से हम लोन के लिए भी देख सकते हैं। तो मतलब देखो, पेरेंट का एग्जिस्टेंस वैसे भी होता है, लेकिन अगर हम एक कॉलेज के टर्म में बात करें तो पेरेंट का एग्जिस्टेंस कब होगा, जब किसी स्टूडेंट ने एडमिशन लिया होगा, ठीक है। तो अब हम उस पेरेंट को यूनिकली नहीं आइडेंटिफाई कर सकते, ठीक है ना। तो अब इसको क्या बोला जाएगा, एक वीक एंटिटी बोला जाएगा, क्योंकि इसका एग्जिस्टेंस ही तब होगा स्टूडेंट पर ही ये क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से एक एम्प्लॉय के क्या हो सकते हैं, डिपेंडेंट्स हो सकते हैं। तो अगर हम एक कंपनी का डेटाबेस बना रहे हैं जिसमें हम डिपेंडेंट्स की भी इंफॉर्मेशन को क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, तो अगर एम्प्लॉय ही नहीं है तो डिपेंडेंट्स का वहां पे क्या रोल। देखो, रियल वर्ल्ड में उनका सिग्निफिकेंस है, उनका आधार नंबर वगैरह सब कुछ होगा, लेकिन अगर हम बात करें उस कंपनी के लिए, तो अगर वो एम्प्लॉय नहीं है तो उसके डिपेंडेंट्स का कोई एग्जिस्टेंस नहीं बनता है, ठीक है ना। या आपको लगेगा कि हम ये कैसे बोल सकते हैं कि उनका कोई यूनिक आइडेंटिफिकेशन नहीं होता है। तो देखो, ये जो पेरेंट है, किसी ए स्टूडेंट के भी पेरेंट्स हो सकते हैं, किसी बी स्टूडेंट के भी पेरेंट्स हो सकते हैं। तो हम उन पेरेंट का ओनली आधार नंबर देख के ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि अभी हम स्टूडेंट बी के कंटेक्स्ट में उसकी बात कर रहे हैं या स्टूडेंट ए के कंटेक्स्ट में उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या, अभी रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो आपको पता है एंटिटी को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये हो जाएगी हमारी स्ट्रॉन्ग एंटिटी, और अगर हम डबल रेक्टेंगल का यूज कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगी, हमारी वीक एंटिटी हो जाएगी, ठीक है ना। ये हो गया हमारा। इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, एक और चीज आती है, वो होती है रिलेशनशिप्स, ठीक है ना। तो अब पहले हम रिलेशनशिप्स को समझते हैं, उसके बाद हम आते हैं एट्रीब्यूट्स पे। एक और एट्रीब्यूट, एक और एंटिटी है हमारी कोर्स, ठीक है। इसके ये दो ही एट्रीब्यूट्स हमने लिए हैं, सिर्फ मैंने समझाने मात्र के लिए कम ही लिए हैं। अब इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, एंडोल्स इन, ठीक है। हम इनको आगे पीछे लिखें तो हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, कोर्स हैज स्टूडेंट्स, कुछ भी हम कर सकते हैं, ओके। तो ये क्या हो गया, इनके बीच में रिलेशनशिप हो गया, ओके। अब ये रिलेशनशिप के टाइप्स भी हम अभी बाद में देखेंगे, लेकिन इसको समझने से पहले हम एक और चीज समझते हैं। ये आपको एक क्वेश्चन दे रखा है जो कि यूजीसी नेट में पूछा गया है, इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, कंपोजिट्स, तीन हमें स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। पहला स्टेटमेंट है, कंपोजिट एट्रीब्यूट्स कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर सब पार्ट्स, कि कंपोजिट एट्रीब्यूट को सब पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता है क्या। तो अभी मैंने बताया आपको कि उनको हम डिवाइड कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो ऑब्वियसली क्या है, फॉल्स है। इसके बाद complex attribute is formed by nesting composite attribute and multi-valued attribute in an arbitrary way। तो देखो, मैंने आपको अभी तक कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट नहीं बताया है, लेकिन इसी क्वेश्चन से रिलेट करके मैं आपको बता देती हूँ कि कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट होते हैं जो किस तरह से बनते हैं, दो चीजों की नेस्टिंग करके बनते हैं। किन दो चीजों की, कंपोजिट और मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट की नेस्टिंग से क्या बनते हैं, हमारे कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट्स बनते हैं। इसका मैं एग्जांपल भी आपको बता देती हूँ, लेकिन ये क्या है, कुल मिला के ट्रू है, ठीक है। इसके बाद डिराइव्ड एट्रीब्यूट इज एन एट्रीब्यूट हुज वैल्यूज आर कंप्यूटेड फ्रॉम अदर एट्रीब्यूट्स। तो ये चीज भी मैंने आपको अभी बता दी, इसका मतलब ये भी क्या है, ट्रू है। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर ट्रू। इस कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट का एग्जांपल आता है कॉन्टैक्ट डिटेल। अब देखो, कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है ना वो बहुत सारी हो सकती हैं, लाइक ईमेल एड्रेस, ठीक है। इसी तरह से दूसरा क्या आ सकता है, कॉन्टैक्ट नंबर आ सकता है, एड्रेस वगैरह कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। मतलब कॉन्टैक्ट डिटेल्स में ये दो चीजें तो एटलीस्ट आ ही सकती हैं, ठीक है। अब बात की जाए कॉन्टैक्ट नंबर्स, तो वो मल्टीपल हो सकते हैं, मतलब मल्टी वैल्यूड हो सकते हैं। ईमेल एड्रेस भी मल्टी वैल्यूड हो सकते हैं। तो हमने क्या देखा, कंपोजिट एज वेल एज मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट से मिलके हमारा क्या बना है, एक कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट बना है, कॉन्टैक्ट डिटेल, ठीक है ना। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट भी कवर हो गया, ठीक है।
इसी तरह से हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है, इनको क्या करना है, हमें मैच करना है, ठीक है। इसी तरह से हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है जिसमें हमें इनको क्या करना है, मैच करना है। अब यहाँ पे तो अगर आप राइट हैंड साइड में नहीं भी देखोगे तो आपको यहां तक पता चल गया है कि ये जो है ये क्या है, एक एंटिटी है, ठीक है ना। लेकिन ये कौन सी एंटिटी है, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, डबल रेक्टेंगल है, मतलब ये क्या है, हमारी वीक एंटिटी टाइप है, ठीक है। यहाँ पर ये एक एट्रीब्यूट है लेकिन ये की एट्रीब्यूट है, ठीक है। इसी तरह से ये क्या है, हमारा मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है, ठीक है, क्योंकि डबल ओवल बन रहा है। इसके बाद क्या दे रखा है, टोटल पार्टिसिपेशन। अभी पार्टिसिपेशन को पहले हम समझ लेते हैं, इसके बाद हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो अब हम आगे आते हैं कि पार्टिसिपेशन क्या होता है। तो एक होता है हमारा टोटल पार्टिसिपेशन और दूसरा क्या होता है, हमारा पार्शियल पार्टिसिपेशन होता है। ओके, तो पहले हम देखते हैं हमारा टोटल पार्टिसिपेशन क्या होता है। तो मान लिया कि एक एंटिटी है हमारी पर्सन नाम की, ठीक है, या स्टूडेंट नाम की क्या है, एक एंटिटी है। ओके, इसी तरह से एक एंटिटी है हमारी कौन सी, कोर्स नाम की, ठीक है, या स्कॉलरशिप नाम की एंटिटी। चलो कोर्स नाम की हम क्या लेते हैं, एंटिटी लेते हैं। अब ये चीज तो हमें पता है कि पर्टिकुलर जो कोर्स है उसमें हर एक स्टूडेंट ने क्या कर रखा है, एनरोल कर रखा है, ठीक है ना। किसी न किसी कोर्स में तो एनरोलमेंट हो ही रखा है। ओके, तो ये एक कोर्स हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब हमारे कॉलेज में क्या रूल है कि हर एक स्टूडेंट को एटलीस्ट एक ना एक कोर्स तो लेना ही, ये एक्स्ट्रा कोर्स हो सकता है। ओके, तो मान लिया कि ये वाला स्टूडेंट ने ये वाला कोर्स ले लिया, ठीक है, इस स्टूडेंट ने ये वाला कोर्स ले लिया, इस पर्टिकुलर स्टूडेंट ने ये वाला कोर्स ले लिया। अगेन इसी को हम थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, तो इस पर्टिकुलर स्टूडेंट ने भी यही वाला कोर्स ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो कि स्टूडेंट का टोटल पार्टिसिपेशन है कोर्स में, ठीक है, तो इसको क्या बोला जाएगा, टोटल पार्टिसिपेशन बोला जाएगा, ठीक है ना। स्टूडेंट का क्या है, टोटल पार्टिसिपेशन है, किसमें, कोर्स में। ओके, लेकिन अगर हम देखें, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स इस कोर्स वाले इस वाले में पार्टिसिपेट कर ही रहे हैं, देखो इन दोनों के बीच में भी क्या आएगा, रिलेशनशिप आएगा। कौन सा रिलेशनशिप आएगा, हमारा रिलेशनशिप आ सकता है टेक्स्ट, ठीक है ना। तो इस रिलेशनशिप में सारे ही स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर हम बात करें यहां से, तो जरूरी नहीं है कि हर एक कोर्स को, जैसे कि मान लिया कोई सा भी एक बोरिंग सा कोर्स है, ठीक है, मैं किसी पर्टिकुलर कोर्स का नाम नहीं ले रही हूं, तो मान लिया कि कोई सा भी एक कोर्स है जिसमें किसी ने भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया, ठीक है, तो मतलब ऐसा कोई रूल तो है नहीं कि सारे कोर्सेस ऑक्यूपाई होने ही चाहिए, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर कोर्स में किसी भी स्टूडेंट ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, तो हम क्या बोलेंगे कि कोर्स का इस रिलेशनशिप में क्या है, पार्शियल पार्टिसिपेशन है, ठीक है ना। क्या है, पार्शियल पार्टिसिपेशन है, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारा टोटल एंड पार्शियल पार्टिसिपेशन। अब इसी से रिलेटेड हमारी एक और चीज आ जाती है, वो होती है टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स, ठीक है। हमने टाइप्स ऑफ एंटिटीज देख लिया, हमने टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स देख लिया। अब आती है ये जो रिलेशनशिप है ना हमारा, इसके भी क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। तो इनके टाइप्स को हम समझते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है ना। अब देखो, ये है एक एट्रीब्यूट, ये है एक रिलेशनशिप, ठीक है, और ये क्या है, सॉरी, ये है एक एंटिटी, ये है रिलेशनशिप, और ये अगेन क्या है, एंटिटी है, ठीक है ना। अब इनके बीच में भी रिलेशनशिप अलग अलग तरह का हो सकता है। पहला रिलेशनशिप है 1 to 1, ठीक है। 1 to 1 का मतलब क्या होता है कि इसकी एक एंटिटी से ही रिलेट कर सकती है। जैसे कि यहाँ पे मैंने दे दिया पर्सन और यहाँ पे मैंने दे दिया पासपोर्ट, ठीक है। तो अब एक पर्सन का एक ही पासपोर्ट हो सकता है। जैसे अगर ये मैं सेट बिल्डर फॉर्म में बनाती हूं, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, ये पर्सन है, ये क्या है, पासपोर्ट्स हैं, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या होगा कि हर एक पर्सन का मात्र एक ही पासपोर्ट हो सकता है। और यहाँ पर भी देखो 1 to 1 है, मतलब एक पासपोर्ट सिर्फ एक ही पर्सन को बिलोंग कर सकता है। अकाउंट वाला नहीं कि ज्वाइंट अकाउंट भी हो जाए, कि यहाँ पे क्या हो जाए, एक अकाउंट के दो नॉमिनीज हो, ऐसा नहीं हो सकता। एक पासपोर्ट पे एक ही पर्सन हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, 1 to 1 रिलेशनशिप, ठीक है ना। हमारे नेक्स्ट आता है 1 to many। क्या होता है, 1 to many। अब ये 1 to many का मतलब क्या हो सकता है कि यहां से तो एक ही एंटिटी है, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल, मतलब उसका कुछ इस तरह से हो सकता है 1 to many, ठीक है ना। अब ये हमारे पर्सन और पासपोर्ट पे तो नहीं है, लेकिन ये कुछ ऐसा हो सकता है कि एक स्टूडेंट चाहे तो, देखो ये एक्स्ट्रा कोर्सेज की बात अगर हो रही है, तो एक स्टूडेंट चाहे तो एक से ज्यादा कोर्सेज में भी एनरोल कर सकता है, ठीक है ना। या अगर हम यहाँ पे बात करें, कुछ और भी हो सकता है, एक जो पर्सन है वो क्या कर सकता है, मल्टीपल
बुक्स ले सकता है। यहाँ पे आप स्टूडेंट और कोर्स की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे वो वन टू मैनी नहीं है, लेकिन एक स्टूडेंट क्या कर सकता है, एक से ज्यादा बुक्स को क्या कर सकता है, बोरो कर सकता है, ठीक है। लेकिन एक बुक एट ए टाइम क्या होती है, एक ही के पास होती है, ठीक है। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि ये वाली पर्टिकुलर डीबीएमएस की जो बुक है इस स्टूडेंट के पास भी और एक इस स्टूडेंट के पास भी, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसको बोला जाता है वन टू मैनी, और इसको जनरल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होता है, ये इस तरह से इसका क्या होता है, ये क्लोज फिट का इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होता है। तो स्टूडेंट बोरो बुक्स, स्टूडेंट कैन बोरो, में बोरो मल्टीपल बुक्स, ठीक है। इसी तरह से दूसरा क्या आता है, मैनी टू वन आता है। क्या आता है हमारा, मैनी टू वन आता है, ठीक। उनका जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह से बनेगा। किस तरह से बनेगा, देखो यहाँ पे ये क्या है, हमारी इस एंटिटी सेट के अंदर एंटिटीज हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ ऐसा हो सकता है कि इसका डायग्राम कुछ हम ऐसे बना सकते हैं, मैनी टू वन, ये हो गया यहां से मैनी टू वन, ओके। तो अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि यहां पर सपोज मैंने ले लिया स्टूडेंट, ठीक है, और यहाँ पे ये सारे मान लिया कि आपकी सिटी के स्टूडेंट्स है, ढेर सारे स्टूडेंट्स हैं, और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, स्कूल ले लिया, ओके। तो अब देखो एक स्कूल के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं, या ये बहुत सारे स्टूडेंट्स हम बोल सकते हैं मैनी स्टूडेंट्स बिलोंग टू वन स्कूल, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ये वाला जो पर्टिकुलर स्टूडेंट है वो इस स्कूल में भी जाए और इस स्कूल में भी जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप ये वाला लिंक बना देते हो तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि एक स्टूडेंट क्या, बहुत सारे स्टूडेंट्स मतलब मैनी स्टूडेंट्स एक स्कूल को बिलोंग कर सकते हैं, लेकिन एक स्टूडेंट मैनी स्कूल्स को बिलोंग नहीं कर सकता है, तो इसको बोला जाता है मैनी टू वन। तो इसको हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सपोज क्या है, स्टूडेंट है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, हमारा स्कूल है, ठीक है, और यहाँ पे हम हमारा क्या है, रिलेशनशिप, ओके, गोस टू वगैरह जो भी, ये बहुत बेकार बनाया है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है मैनी टू मैनी, ठीक है। क्या एग्जाम्पल मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले ही दिया था, जैसे एक स्टूडेंट मल्टीपल कोर्सेस में एनरोल कर सकता है, ठीक है, मल्टीपल कोर्सेस ले सकता है, और एक कोर्स में भी मल्टीपल स्टूडेंट्स हो सकते हैं, जैसे ये स्टूडेंट की जगह कोर्स है, ठीक है। तो अब ये लिंक क्या होगी, वैलिड होगी। जैसे ये स्टूडेंट है राम, ठीक है, उसने कोई सा कोर्स लिया फैशन डिजाइनिंग का, जो कि एक्स्ट्रा जस्ट ऐसी नॉलेज के लिए, ठीक है, या कंप्यूटर का कोई सा फोटोशॉप का कोर्स लिया। अब वही स्टूडेंट कोई सा और कोर्स भी ले सकता है, ठीक है, मल्टीमीडिया का कोई सा कोर्स ले सकता है, ठीक है। इसी तरह से इस मल्टीमीडिया कोर्स पर एक से ज्यादा स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं। तो ये क्या होता है, हमारा मैनी टू मैनी रिलेशनशिप होता है।